अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और नाज़रीन आज शो का आगाज़ कर रहे हैं एक ही ख़ानदान में पैदा होने वाली खट्टी मीठी बातों से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जुनैद साहब? आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। पिछले दिनों सुना है आप ठंडियानी गए हुए थे। माशाल्लाह बड़ा अच्छा इलाका है। व्हेन आई वाज इन एबटाबाद इन माय सर्विस, तो मुझे याद है मैं तो हर दूसरे दिन ठंडियानी चला जाता। अच्छा जी हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो आइंदा अगर ठंडियानी जाने का प्रोग्राम बने तो मुझे जरूर बताइए। आपकी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया आपकी ऑफर का जी। नहीं, मैं ऑफर नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि आप मुझे भी साथ ले चलिएगा। हाँ जुनैद साहब, ये रिटायरमेंट के बाद इसी तरह दोस्तों के साथ ही घूम फिर के वक्त गुजरता है। और वैसे भी ठंडियानी का जितना मुझे इल्म है, आप बड़ा एंजॉय करेंगे। अच्छा हाँ, मुझे तो वो तंदूर भी याद है ठंडियानी का, जो वो वहाँ पे पख्तून रोटी देता है, वो जो बैज भी होती है लंबी, और साथ दाल फ्री देता है। वैसे भी कर्नल साहब आपके साथ जाएंगे तो आपको बोर नहीं होने देंगे। अच्छा अहमद रुश्दी के सारे गाने याद हैं। दरअसल जुनैद मियां, मैं अहमद रुश्दी का बड़ा फैन था। अच्छा जितनी देर भी वो हयात रहे, गाते रहे, मैं सिर्फ उन्हीं के गाने सुनता था। अच्छा तो मैंने क्या गाना है, मैं तो ऐसे ही उनके गाने गुनगुना के बस उनको याद करता। हाँ जुनैद साहब, ये ठंडे इलाकों में जाने का शौक कुद्दूस को ही है। मैं तो जंगल में जाता हूँ, शिकारी इलाका पसंद करता हूँ वाह, और शिकार में एडवेंचर पसंद करता हूँ। आपने सिगरेट के कमर्शियल में एडवेंचर देखा होगा? मैंने भी देखा है। मैं चाहता हूँ कि जंगल में मैं जाऊं और अचानक मेरे सामने चीता आ जाए, और मेरी ये ख्वाहिश है कि चीता मुझ पे झपटे। ये तो हमारी भी ख्वाहिश है। आप कर ले फिर बात। नहीं, मैं आप तो मेरी तरफ से बोल रहे हैं, आप चीते की तरफ से बोल रहे हैं। ओ भाई, मैं तो अपनी ख्वाहिश बता रहा हूँ। जाहिर है मुझे भी मालूम है कि मेरा दोस्त बहुत बड़ा शिकारी है और किसी दिन भी इसे चीता मिल सकता है। लेकिन आप मेरी तरफ रहे ना, चीते की तरफ क्यों हो रहे हैं आप? नहीं, मैं आपकी तरफ ही हूँ। मैंने तो अपनी ख्वाहिश जाहिर की है कि मेरी भी ख्वाहिश है कि चीता आप पे झपटे, मगर अल्लाह करे कि फतह आपकी ही हो। गुड। एडवेंचर के तो अब्बू इतने शौकीन है। एक दफा शिकार पे गए हैं तो जंगल में से जंगली भैंस आ गई। इन्होंने उस पे फायर नहीं किया, बंदूक के साथ उसके आगे बीन बजानी शुरू कर दी। सिर्फ ये जानने के लिए कि ये मुहावरा जंगली भैंस पे भी फिट होता है या नहीं। एडवेंचर तो ऐसा ऐसा फजूल करता है। एक दफा जंगल में जा रहा है तो साथ शॉपर में आधा किलो अदरक पकड़ा हुआ। वो मैंने कहा, अदरक लेके क्यों जा रहे हो शिकार करने? कहते यार वहां पे मैंने चेक करना है वो क्या है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है। अच्छा और फिर वापस आके कह रहा है कि यार उसको तो सारे स्वाद का पता है। मैंने बंदर को दिया अदरक खाने के लिए, उसने थोड़ा सा चख के वापस कर दिया। यार ये इंडियन है, ये नहीं अच्छा। जुनैद, असल में मैं शिकार में ऐसा मगन होता हूँ कि मैं भूल जाता हूँ कि जंगल की जिंदगी और है, शहर की जिंदगी और है। शिकार में तो ऐसे मगन होते हैं भाई साहब। एक दफा शेर को आते हुए देखा अपनी तरफ, करीब दरख्त है, भाई तुम चढ़ जाओ दरख्त पे। ऐसा सुस्त आदमी है, शेर को कह रहा है इधर आओ, आके दरख्त के करीब घोड़ी बनो, मैंने दरख्त पे चढ़ना है। अब शेर है भाई, उसकी कमर पे पांव रख के तुम दरख्त पे चढ़ना चाहते हो? कुछ अक्ल करो। वो शेर है, कोई स्टूल तो नहीं है। वैसे भी वो कमर पे पाँव रखवा लेता, लेकिन शेर को घोड़ी कहना ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये और ज्यादा उसके लिए बेइज्जती है। बस क्या करूं, मुझे इश्क है शिकार से। ऐसा वैसा इश्क। जुनैद मियां, अगर किसी हफ्ते जंगल में ना जा पाए ये दुरानी, तो इसने घर में प्लास्टिक के जानवर रखे हुए, वो सारे डब्बे में से उल्टा लेता है, उनको उधर कमरे में ही बखेर के बंदूक पकड़ के उनमें फिरता रहता है। घर में जंगल का माहौल पैदा किया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। साथ टेप रिकॉर्डर पे जानवरों की आवाजें भरी होती हैं। एक दफा तो अपने वो उस घरेलू जंगल में फिरते फिरते हाथी पे पांव रख के इसने अपना हाथी तोड़ लिया। फिर पूरा हफ्ता दोस्तों को बताता रहा है कि इस हफ्ते मैंने हाथी मारा था। एक इसका दोस्त है शाहिद, वो बड़ा तेज है, ब्यूरोक्रेट है। उसने कहा कोई निशानी दिखाओ, कहां से मारा हाथी तुमने? तो जेब में से टूटा हुआ हाथी निकाल के उसे दिखा।
عبد القدوس میرا خیال آپ ٹھنڈیانی کی بات کر رہے تھے. ہاں میں تو ٹھنڈیانی کی بات کر رہا تھا, تم خود اسے کھینچ کے جنگل میں لے گئے. تو بات یہ ہے جنید میاں کہ اگر ٹھنڈیانی جانا ہو تو مجھے ضرور آپ دعوت دیجیے. تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ یار فیملی میں تو آپ کو معلوم ہے بچے کی شادی ہو چکی ہے, اس لیے یہ آپس میں ہی گھر میں متفق نہیں ہوتے. جب بھی ان کو کہوں کہ چلو سب اکٹھے سیر پہ نکلتے ہیں, کسی کی کوئی مرضی ہوتی ہے, کسی کی کوئی مرضی ہوتی ہے. آپس میں متفق ہوں تو کسی جگہ جائیں نا. ابھی میں نے ان گرمیوں میں کہا, اس سے کہا کہ بھائی چلو ناران کاغان چلتے ہیں. موصوفہ کہنے لگی نہیں, ادھر کیا جا کے کرنا ہے, مری چلتے ہیں. بہو صاحبہ کہنے لگی جی مری جانے کا کیا فائدہ, ادھر تو اب بڑا رش ہوتا ہے, ناران کاغان ہی چلتے ہیں. موصوفہ کہتی ہے جی ناران کاغان بھی اب بڑا رش ہوتا ہے. یہ بیٹا صاحب جو ہیں یہ جھیل سیف الملوک کو پسند کرتے ہیں. ماموں جان جو ہیں یہ مالا کنڈ جانا چاہتے ہیں, اور میں اپنے گھر بکھر جانا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے ان سب کو رہنے دو, تم ہو آؤ. اوہو, میں تو مالا کنڈ کاروبار کی نظر سے جانا چاہ رہا تھا. وہاں کی چپل بڑی مشہور ہے. چپل یا چپل کباب؟ جی نہیں, پہننے والی چپل. وہاں سے چپل لا کر میں یہاں بیچنا چاہتا ہوں. میں نے سنا کہ وہاں کی چپل بڑی مشہور ہے. تم وزیرستان کا بارڈر کراس کرو, وہاں کی گولی بڑی مشہور ہے. نہ کرے. دورانی بھائی کیسی منحوس باتیں کر رہے ہیں, میرے بھائی کو کیا ضرورت پڑی ہے ایسے کام کرنے کی؟ ہاں نہیں, وہ تو کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا عبدالسلام صاحب کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی جنید صاحب, میں نے سوچ لیا ہے کب تک بہن کے دروازے پر بے روزگار پڑا رہوں گا. بس 10-12 سال. اس کے بعد ڈاکٹروں نے کہہ دینا کہ اس کو اپنے پاس ہی رکھو. یار دیر آئے درست آئے, بہرحال ان کو خیال تو آئے کاروبار. جی 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 جی, اور کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں اور بہن کے دروازے پر ہی کرنا چاہتے ہیں, کہیں دور نہیں جانا چاہتے. اور جنید صاحب ہر مہینے نیا کاروبار ٹرائی کرتے ہیں, لیکن کلک نہیں کر پاتے. جی جی جی, 10-12 دن ہی گزرتے ہیں تو یہ خود کاروبار کو کلک کر دیتے ہیں. کیا مطلب؟ اور کوئی دنیا کا ایسا کاروبار نہیں جو موصوف نے نہیں کیا. حتیٰ کہ میڈیکل سٹور بھی کھولا ہوا ہے. تو وہ بھی نہیں چلا؟ جنید صاحب کیسے میڈیکل سٹور کلک کرتا؟ موصوف کی حرکتیں ہی ایسی ہیں. ہارٹ کے پروفیسر ڈاکٹر سے 2 آدمی بیچارے اپنا نسخہ لکھا کے لائے ہیں اور اس سے دوائی لینے کے لیے پہنچے ہیں. وہ پروفیسر کا نسخہ ایک سائیڈ پہ رکھ کے کہہ رہا ہے اسے دفع کریں, صبح اٹھ کے لہسن کی 2 تریاں کھایا کریں. انہوں نے کہا یار خدا کے لیے ہمیں دوائی دو جو ہم لینے آئے ہو. نہیں میں جو کہہ رہا ہوں اس کو چھوڑیں, لہسن کی تریاں کھائیں. انہوں نے پھر دونوں نے اسے لمیاں پا لیا, اور وہ تریاں. بےعزتی کرنا میرے بھائی کی, حوصلہ افزائی کبھی نہ کرنا. نہیں, حوصلہ افزائی کے لیے میں نے پھر ویڈیو بھی بنائی تھی, پھر اسے دکھائی بھی کہ کتنے دلیر آدمی ہو تم, انہوں نے کتنی تریاں ہیں اور تم ذرا نہیں چیخے. ایک دفعہ نئی سائیکلیں بیچنے کی دکان کھول لی موصوف. پہلے ہی گاہک آیا ہے, اس نے سائیکل خریدی ہے, بہترین اسے فٹ کر کے اس نے دکھائی ہے, اس سے پیسے لے کے اسے رسید پکڑا دی ہے. وہ اچھا بلا جانے لگا ہے, اسے کہتا ہے ٹھہر جاؤ میں خود تمہیں ٹرائی کر کے بتاتا ہوں. اچھا, اس کی سائیکل پہ بیٹھ گیا, دونوں پہیے بیٹھ گئے نیچے. وہ اب کہہ رہا ہے مجھے نئی سائیکل, تو کہتا ہے میں نے تو بیچنی ہوئی ہے. اس نے پھر اس پھسے ہوئے پہیے کے اوپر سے ٹائر اتارا ہے اور ٹائر کے ساتھ اسے مارا ہے, اور الٹا ہائے ہائے کرنے کی بجائے اسے مشورہ دے رہا ہے کہ ٹائر سے مت مارو, اس کے اندر سے ٹیوب نکال لو, ڈراموں میں ٹیوب سے مارتے ہیں. آپ ان کو موبائل ریپیئر شاپ کھول دیں, آج کل موبائل کا بہت کریز ہے. موصوف نے کو 3 مہینے لگا کے تھوڑا بہت ریپیئرنگ کا کام بھی سیکھا ہے. اچھا, دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, اور جو ان کی ہابی ہے کھانا پینا, چائے کا بڑا کپ پاس رکھا ہوا ہے, اور ساتھ کیک رس کی رکھی ہوئی ہے پوری پلیٹ, اور اس کے نہیں پتا کہ کیک رس ختم ہو چکے. کمپیوٹر پہ ساتھ کچھ کر رہا ہے, اور ساتھ وہ ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہے.
بھائی پلیٹ خالی ہو گئی, وہ بیچارہ موبائل اپنا لے کے آیا, اس نے کہا جی موبائل ٹھیک کر دیں, کہتا ہے رکھ دیں, وہ تو دیکھ ہی نہیں رہا, اس نے بیچارے نے غلطی سے موبائل پلیٹ میں رکھ دیا, اچھا اس نے اس طرف دیکھے بغیر اس کا موبائل اٹھایا اور چائے میں ڈبو دیا. کھا تو نہیں گئے نا؟ سر کھا گیا ہے, وہ تو موبائل تھا اس لیے نگلا نہیں گیا. پہلی ہی بائٹ لی ہے تو سکرین کی کڑک کڑک کی آواز آئی, پھر اسے پتا چلا کہ یہ موبائل ہے, کیک رس نہیں. ڈیڈی مرغیوں کا کاروبار بھی تو کھولا تھا نا ماموں نے. ہاں مرغیوں کا گوشت بیچنا بھی موصوف نے شروع کیا تھا. اچھا پھر سمجھ گئے ہوں گے آپ, اس میں گوشت آتا ہے. جس کاروبار میں گوشت آتا ہے وہ اس کے ہاتھوں کیسے بچ سکتا ہے؟ جنید صاحب پہلا ہی گاہک اس علاقے کا کونسلر آیا ہے, اس وقت کونسلر بڑے پاورفل ہوتے تھے. وہ کونسلر آیا کہ بھائی صاحب ایک مرغا ذبح کر دیجیے. خوشی کے مارے اس کو چھری نہیں مل رہی, مرغا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, چھری نہیں مل رہی. وہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے جلدی ہے, کہتا ہے اچھا جی مرغی کی گردن مروڑ دی. تو وہ جو کہہ رہا تھا مجھے جلدی ہے, اس سے جلدی کچھ نہیں. اس نے کہا یہ تو حرام ہو گئی ہے, کہتا بھائی جی کوئی بات نہیں, جان ہی نکالنی ہوتی ہے. اس نے پھر تھانے پکڑوا دیا, وہاں سے تو بڑی مشکل سے جان چھڑوائی اور اس کا وہ کاروبار بند کروایا. اور کاروبار جب بند اس نے کیا تو مال بیچا نہیں, کہتا اب خرید لیا ہوا ہے, گھر ہی آہستہ آہستہ کھا لیں گے. اور ماشاءاللہ آہستہ آہستہ 2 راتوں میں اس نے سارا کاروبار کھا لیا. بلکہ ایک سوٹی کے آگے مرغی کا پنجہ باندھ کے وہ خارش کرنے والی سٹک بنا لی. ماموں ہے آپ کے. ڈیڈی ایک اور کاروبار بھی تو کیا تھا ماموں نے. چپ کرو, آرام سے بیٹھو, پھر کہتی ہو کہ سانس اچھی نہیں ہے. اوہو بات ہو رہی تھی تو میں نے کر دی ہے. اچھا سوری. ہاں بیٹے تم نہ بولو اس کے کاروبار میں, اس کے کاروبار میں دیکھنا عمران خان ہی بولے گا. ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. اچھا بھائی جان, کچھ دن پہلے خبر پڑھنے کو ملی تھی کہ حکومت اس تجویز پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ سرکاری دفاتر میں موبائل فون کے استعمال پر یکسر پابندی لگا دی جائے. اچھا پتہ نہیں وہ پابندی لگے گی یا نہیں لگے گی, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پابندی اب لگ جانی چاہیے, کیونکہ اب ہمارے ہاں ٹیکنالوجی تو اتنی ہے نہیں ہے کہ ہم دفاتر میں وہ جو سوشل ویب سائٹس ہیں ان کو بند کر سکیں, ہر دفتر میں کوئی اس طرح کا سسٹم لگ سکے. تو میرا خیال ہے کہ دیسی حساب کتاب ہی کرنا پڑے گا, کیونکہ حالات بہت خراب ہیں. نہیں تو وہ پھر پابندی لگائیں گے تو کتنے کو لوگ اس پہ عمل کریں گے, وہ بھی تمہیں پتہ ہے چھپ چھپا کے میں ہی تھلے ہیں جن کا. قدرے میرا مطلب ہے کہ موبائل پہ اگر کاروائی سخت کی جائے, جیمر لگ سکتے ہیں. جیمر ذرا مشکل ہے, جیمر یا سوشل ویب سائٹس کو ریسٹرکٹ کرنا کہ یہ نہ دیکھ سکیں, فیس بک وغیرہ نہ استعمال کر سکیں, میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. تو ایک جھٹکا سا یہی کام کرنا پڑے گا کہ موبائل فون کے استعمال, مقصد کیا ہے, آپ نے زیادہ سے زیادہ یہی کرنا ہے نا کہ آپ نے اطلاع دینی اور اطلاع لینی ہے. بہت اس سے پہلے بھی تو سرکاری دفاتر چل ہی رہے تھے نا. اور دوسرے کہ آپ کے پاس لینڈ لائن نمبرز تو ہیں نا, اگر آپ نے گھر بات بھی کرنی ہے اپنے اوقات کار کے دوران تو آپ کر سکتے ہیں. اس میں کون سا, ہر فون بیوی کا فون ہی تو نہیں ہوتا نا جناب, وہ بڑا آپ نے کھڑا ہو کے سلوٹ مار کے سننا ہے, سن سکتے ہیں آپ. میرا کہ یار ہے مونی, اس کی بیگم سے بڑا کہے کہ جدو کار آ جاندے نا ہٹی تو موبائل چھڑ دیا کرو, انہوں ساڑی سوکن نہ بنا دیو. بائی نہیں تھا آتا. اخیر جیل ہے نا جو گجرالے کی, سینٹرل جیل, اس کے ساتھ ان کا گھر ہے. تو جیل والوں نے جیمر لگا دی ہیں پر جائی کی سنی گئی ہے. اب ہر بیوی کو جیل کے قریب گھر لینا چاہیے. ہاں جی, یا بندہ ہی سدھا جیل چکرا چھے. ویسے اگر بیوی اس مزاج کی ہو تو گھر بھی جیل ہی ہوتا ہے. میں نے نہیں کہا یہ کہنا چاہ رہے ہو تو کوئی بیوقوف نہیں ہے, ہر بندہ سمجھتا ہے بات کو, انٹیلیجنٹ اب عوام ہے ہمارے. کہتے ہیں آپ تو اینکر ہے, کوئی پوچھے گا بھی نہیں. اینکر ہی کو تو پوچھتے ہیں. بات یہ کرنے لگا تھا, پوری دنیا اس عذاب سے گزر رہی ہے. اب اس کے موبائل فون کے بڑھتے ہوئے یا یہ جو ٹیکنالوجی کے یہ جو نئے نئے گیجٹس آ رہے ہیں, ان کے بڑھتے ہوئے استعمال سے پوری دنیا پریشان ہے. اس کے سماجی حلقے پریشان ہیں اور مینجمنٹ مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہے. امریکہ, یورپ, کینیڈا, آسٹریلیا, ہر جگہ پہ یہ پرابلم جو ہے اب یہ یکساں ایک مصیبت کا باعث بن رہی ہے کہ اس کو کیسے کم کیا جائے. دفاتر میں, ورک پلیسز پہ, ہر
हर जगह पे स्कूल्स में, तालीमी इदारों में इसका जो बढ़ता हुआ इस्तेमाल है, इस पे स्टडीज हो रही हैं, इस पे रिसर्च हो रही है, इस पर आए रोज सर्वे हो रहे हैं कि कितना ये नुकसानदेह है। हम भी इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गाहे गाहे बात करते रहते हैं, लेकिन ये जो सबसे बड़ा है ना, ये वक्त का ज़िया, ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये कितना बड़ा किलर ऑफ टाइम है। यार बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी करप्शन हो रही है इसकी वजह से। मैंने 2-3 दिन नजारा देखा, हमारे सामने हम आए, उन्होंने मिस्त्री लगाया हुआ, वो दीवार प्लास्टर कर रहा है और गो उसने बांधी हुई है, 3 फोटो ची, और वो गो पे बैठ के सारा दिन फोन सुनता रहता, थलियों को ढकन जोगा। मैंने अपनी छत से 3-4 दफा देखा, मैं कहा भाई खुदा दा वास्ते ही मैं मालक नूं अपने कोठे ते चाड़ के वहा देना है। फटा ही नहीं यार। मेरे घर में काम हो रहा था, मिस्त्री मजदूर लगे हुए थे, तो मैंने देखा वहां पे बैठे हुए चाय पी रहे, मैंने देखता था कि यार एक मजदूर जाता है सीमेंट लेने के लिए या वो सामान लेने के लिए, तो वो कोई 10-10 मिनट के बाद वापस आता है, तो मैं उसके पीछे गया, साइड पे था, तो वो हर दफा जाता है तो मोबाइल खोल के बैठ जाता था, फिर वापस फिर जेब में डालता था, फिर साथ में रख के फिर वापस आता था। मैंने कहा यार ये दिहाड़ीदार आदमी है, उसने तो 8 घंटे के पैसे ले, और यार खुदा दा वास्ते ये ज़हन च रख, 8 घंटे में से अगर तुम 4 घंटे मोबाइल पे लगाओगे तो क़यामत वाले दिन इसकी भी पोछ होगी। ये जो तुमने 8 घंटे कहा है ना, ये कुछ अरसा पहले बरतानवी अखबार जो मेल है, ये मेल ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, इस पे एक रिसर्च आई थी, इसके मुताबिक पूरी दुनिया में इस वक्त जो है एक इंसान जो है वो औसतन यौमिया 8 घंटे से ज्यादा इन गैजेट्स को दे रहा है। 8 घंटे से ज्यादा जो है वो एक इंसान की यौमिया औसत नींद है, वो भी इससे कम है। 8 घंटे से ज्यादा का टाइम हम इन कंप्यूटर्स को और इन मोबाइल्स को दे रहे हैं, 8 घंटे से ज्यादा। और एक बरतानिया की एक तहकीक थी जिसके मुताबिक 3 हफ्ते एक जो इंसान है वो अपनी उम्र के 3 हफ्ते कम से कम जो है औसतन वो मोबाइल ढूंढने में सर्व कर देते हैं। मोबाइल गुम हो गया, कहाँ गया, पूरी जिंदगी के 3 हफ्ते सिर्फ मोबाइल ढूंढता रहता है। बेल मारो के बल्ले 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 बल्ले, ए हर 3 हफ्ते ते बेगम दी वजह तो ही आया हुंदे, क्योंकि वो कदी सराने थले लगा देती, कदी कुशन के नीचे कर देती। नहीं तो ये तो मर्द का टाइम है ना कि मर्द 3 हफ्ते लगाता है, औरत मर्द का मोबाइल ढूंढने में 6 हफ्ते लगाती है। सही बात है, ईमान से इस मसले में औरतें बड़ी मजलूम हैं अगर वो खुद ना मोबाइल इस्तेमाल करें। अच्छा सर, आप दफातर में इस्तेमाल कह रहे हैं कि क्रिकेट की दुनिया में पहले हर प्लेयर के पास फोन होता था, अब वो मैच से पहले ले लेते हैं, मैच के बाद देते हैं। हाँ, होना ही ये चाहिए कि आप जब ऑफिस में जाए आप अपना मोबाइल जो है वो जमा करवा के जाए, जाते हुए आप अपना मोबाइल ले जाएं। इसमें अब 1-2 इदारों में सुना है कि उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है ये, और दीगर इदारों में भी मेरा ख्याल है कि कर देना चाहिए, कोई क़यामत नहीं आ जाती। भाई जी, आप ये जो गोरों की एम्बेसियां हैं यहाँ पे, वहां देखे ना जाके, उनका अमला भी और वहां जाने वाला हर शख्स भी मोबाइल बार देता है। जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं ना जी, जिन्होंने कुछ बनना है और जिन्होंने कुछ करना है या जिन्होंने कुछ किया है, उन्होंने इसी तरह के असूल बना के किया है। यहाँ पे कोई असूल ही कोई नहीं है। ये तो शरीके में भी खरीद लेते हैं कि वो दरानी ने खरीदा, मैं भी लेना हूँ। बात सही कह रहे हैं ईमान से। अब तो शरीके में भी लोग मोबाइल सेट खरीदते हैं कि उसने आईफोन रखा है, मेरे पास क्यों टी फोन है, मैं भी आईफोन ही लूंगी, मैं क्यों टी फोन लूंगी। और सिर्फ खवातीन ही नहीं, मर्द उनसे ज्यादा तेज है इस काम में। मर्द भी अपनी शो शाह के लिए और बड़े बड़े महंगे फोन, और फिर हर वक्त उसको फोन हाथ में, और फिर हर दूसरे बंदे के आगे उसको इस्तेमाल करके बाकायदा अपनी पर्सनैलिटी बनाने की तगोदो में लगे होते हैं। हालांकि इस तरह पर्सनैलिटियां नहीं बनती, पर्सनैलिटियां बनती हैं मेहनत करके और दानिशवरी सीख के या अजीजी के साथ बैठ के। अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अमान से मैं तो बडीद पे लेला खरीदता हूँ ना, तो मैं ये आधा उसके पास नहीं बैठता। क्यों सर? मैं कहीं अकलमंद हो गया तो इन्हें कसाई नु वक्त बाद। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन पे कौन सी कौम जो है वो वक्त जाया करती है भला? अमेरिकन। अच्छा, अमेरिका। हाँ, मतलब इसका मैं कह रहा हूँ कि सारी कौमें इस मुसीबत का शिकार है और इससे निपटने के लिए कोई ना कोई वो तगोदो करती रहती है, क्योंकि तरीका निकाला जाए। मतलब अमेरिकन जो है वो नंबर 1 है, और बिल्कुल उसके हमसाये में जो मैक्सिको है वो दुनिया में सबसे कम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, वक्त देते हैं 2 घंटे से भी कम। अमेरिका में एक शख्स जो है सिर्फ स्मार्टफोन को यौमिया 6.5 घंटे का टाइम देता है, यानी अपनी बीवी को कम टाइम देता है, मोबाइल को ज्यादा।
अच्छा ये सिर्फ मोबाइल फोन ही नहीं, साथ ये लैपटॉप ये वो जो है। हाँ, वही जो मैंने 8 घंटे बताया था ना, वो मोबाइल प्लस कंप्यूटर गैजेट्स जो है, और ये जो मैं अमेरिका का टाइम बता रहा हूँ, ये खालिसतन जो है स्मार्टफोन यूजर्स का टाइम। और आप देखो पा जुनैद के ईमान से अगर आप अपना फोन ही देख लो ना रोजाना का, तो आपको ये फील होगा कि अगर हम 1 घंटा फोन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बाखुदा 50 मिनट जो है वो इंतहाई फजूल होते हैं। उसमें बेवकूफों वाले मैसेजेस और व्हाट्सएप ने तो बेड़ा गर्क कर दिया ना पकड़ के। में फजूल फजूल बातें, फजूल फजूल लतीफे और फजूल चीजें शेयर करके, और फिर उसको साथ लिखा होता है कि अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स जो हैं आपके फोन में उन सब पे ये मैसेज भेजें अस्सलाम खतरे में है। एक आदत बन गई हुई है कि हम बार बार मोबाइल चेक करते हैं, अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं, इनबॉक्स चेक करते हैं कि मैसेज तो नहीं आया। ओ यार मैसेज आया, कोई आग लगने का अलार्म तो नहीं सुनाई दे रहा? कौन सी क़यामत आ गई अगर आप घंटे बाद 2 घंटे बाद देख लेंगे। इस हवाले से कई लतीफे भी मशहूर है ना कि बच्चे का पैम्पर और अपना मोबाइल बार बार चेक करते हैं कुछ हुआ हो या ना हो। नहीं, वैसे मैं तुम्हें सही बताऊं, ये लतीफा किसी ने सही जोड़ा है। जो पंपर में होता है ना वही मोबाइल में। हाँ, यार मैं आपको बताता हूं कि ऐसी फजूल बात लिख के साथ अल्लाह पाक माफ कर दे, अल्लाह पाक माफ कर दे, अगर मेरी सोच गलत है तो मुझे अल्लाह माफी दे दे, साथ इस तरह की मजहबी गुफ्तगू करके इश्तियाल दिलाया होता है। और यार खुदा वास्ते जान दियो को माड़ा आदमी बेचारा पता नहीं है वो अफोर्ड भी करता है कि नहीं। आप क्यों, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़े दुख में मुब्तला हो जाएंगे, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। अच्छा, ऐसी जाहिलों वाली ये बात। जो वक्त के ज़िया की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको रात सोने तक और सुबह उठते ही ये आपकी जान नहीं छोड़ता। मतलब अब ये 10 दफा तो हमने कम से कम इसका जिक्र किया है कि जब साइंस ये कहती है, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जब आप सोने लगे हों, अगर आपने 12 बजे सोना है तो आपको 11 बजे अपना मोबाइल ऑफ कर देना चाहिए। फिर जब आप सो के उठते हैं उसको आपको 1-1.5 घंटे तक मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए। लेकिन पूरी दुनिया इस आदत बद का शिकार हो चुकी है। ये मेल ऑनलाइन के जिस सर्वे का मैं हवाला दे रहा हूँ, इसके मुताबिक हर 10 मोबाइल यूजर में से 6 मोबाइल यूजर ऐसे हैं जो रात को उठ के देखते हैं कि उनका कोई मैसेज तो नहीं आया, मोबाइल को चेक करते हैं। 6 और 6 ही ऐसे हैं जो सुबह उठते ही पहले 15 मिनट के अंदर पहला काम ये करते हैं कि मोबाइल चेक करते हैं। अच्छा, एक और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये जो 10 में 6 होते हैं ना, इन हर 6 में एक एंकर जरूर होता है। यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, कारोबार की दुनिया के हालात जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन जनाब KM छाबड़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। जुनैद साहब क्या सुनाए कारोबार के हालात। मुझे तो ईमान से वो गाना याद आ जाता है। यहाँ मुझे पूछे कौन सा गाना। वो सियासतदान इधर बैठते हैं तो बड़े चमक रहे होते हो। इंडस्ट्रियलिस्ट कारोबारी आदमी जो रीढ़ की हड्डी है आपके मुल्क की, वो आगे बैठे है तो सबकी सिट्टी गुम हो गई है। पूछे मुझसे कौन सा गाना याद है। अब तो हमें भी भूल गया। वही कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, हजारों है शिकवे मैं क्या क्या बताऊं। जुनैद साहब बेड़े गर्क, और बेड़े भी इस दफा को सादे समुद्र में नहीं गर्क हुए, बह रहे हो क्या नूस में। कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, बस हुकूमत से कहे तमाम कारोबारी हजरात को किलो बर्फ दे दे। बर्फ क्या करनी? टकोर करनी है, टकोर। सारे पिंडे नीले हो गए और बर्फ के गोले बना के नहीं चूसने। जुनैद साहब कारोबार बंद हो गए हैं, बड़ी इंडस्ट्रियां और टेक्सटाइल मिलों का बेड़ा गर्क हो गया। धागे के ऊपर गवर्नमेंट ने 17% टैक्स बढ़ा दिया है। वो पिछली हुकूमत में 2% था। कट्ठाई जंप। कौन बंदा कहां से मैनेज करेगा। मेरे ज़हन में तो उस दिन फौरन आपका नाम आया, गाड़ियां कितनी महंगी हो गई। तो सादी टोयोटा तो अब ख्वाबो ख्याल में नहीं है। यकीन माने जो मेरे पास है सादी टोयोटा, वो मैं अब गराज में खड़ा करके उसके ऊपर 2 गुलाब चढ़ाता हूँ और बाहर वड्डा ताला।
और मैं कहता हूँ ये प्रॉपर्टी अब इसे इजी ना लो। जुनैद साहब टेक्सटाइल का ऐसा नास बजा है, और सिर्फ फैसलाबाद में 100 मिलें बंद हो गई हैं। जुनैद साहब और ये FBR की नॉन डाइजेस्टेबल शराइत की वजह से गुजरांवाला में पावर लूम्स बंद, एम्ब्रॉयडरी बंद, ओए और तो और वॉशिंग यूनिट तक बंद हो गए। और खुदा के वास्ते जुनैद साहब, गुजरांवाला या फैसलाबाद? ओ गुजरांवाला में भी जी, फैसलाबाद में 100 इंडस्ट्री। आप चाह के सूटे लगा रहे हैं, आपको टेंशन ही नहीं। जुनैद साहब आपको चाहिए कि आप मुझे अपने पास बुला के मेरे माथे पे पुम्मा करें और साथ कहें मुझे माथे पे बोसा दो कि हमने तितलियों के देश जाना। अब तो ख्वाबों ख्याल ही रह गए। जुनैद साहब ये गवर्नमेंट की सख्ती की वजह से, बिला वजह टैक्सों की भरमार की वजह से वो पैदावार में यकीन माने 40% लागत में इजाफा हो गया है। ऊपर से गैस महंगी होने की वजह से और प्रोडक्शन की कीमत में और बढ़ावा हो गया है। ये अब प्रोडक्शन लागत बढ़ने से होना क्या है? वो आपको पता ही नहीं है, अभी भी भारत में, बांग्लादेश में, चीन में, थाईलैंड में हमसे ज्यादा सस्ता कपड़ा है, और हमारे अगर रेट और बढ़ गए तो फिर तो कपड़ा स्मगल ही होना है। स्मगलिंग में इजाफा होगा। जुनैद साहब लो, वो अभी भी चाह के सूटे लगा रहे हैं। मुझे तो लगता है इस दौर में सिर्फ सहाफी खुशहाल है। और नहीं छाबड़ी साहब, वो भी टेंशन से चाय पीने ने बहुत। हाय वो क्या कहते हैं, अंदलीब मिलके करें आहो जारियां। थोड़ी देर के लिए अपना नाम अंदलीब रख ले, मेरा मिसरा फिट हो जाएगा। अब चाहते क्या है? जुनैद साहब टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले मिन्नत तरला कर रहे हैं, गोडे टेक रहे हैं और कान पकड़ रहे हैं हुकूमत के आगे कि हमारे साथ बैठ के टॉक तो करें। हुकूमत या लो फिर चाहते छाबड़ी साहब आपको टैक्स देने लगा है? ओ की हो गया तो को तमाकू वाली चाह फाड़ ली। वो छाबड़ी की बात सुने। मैं आपके मुतालबात के लिए वक्तन फवक्तन आवाज बुलंद करता रहता हूँ, लेकिन कौन सी आवाज बुलंद? आप चाय पी रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है, आप सूटे लगा रहे हैं। जुनैद साहब मैं धागे से बनी हुई चाय पी रहा हूँ छाबड़ी साहब। लो चलो जान दो केड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪ 'ਚ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ओ भाई ओ चमची ते बह के चाह पीने वाले उन्होंने दा मिन्नत अल्लाह करो साडी गल सुनन। ओ टेक्सटाइल इंडस्ट्री दा मसला है, ओ बड़ा तेरा धागे दी फिरकीर दा मुंह। ओए दस उन्होंने मारे गए हूं असी। जुनैद साहब गवर्नमेंट से कहे हमारे साथ टॉक तो करे। ओ गवर्नमेंट फयाजुल हसन चौहान से टॉक कर लेती है, गवर्नमेंट शेख रशीद से टॉक कर लेती है, और गवर्नमेंट फैसल वाडा से टॉक कर लेती है, और गवर्नमेंट मुराद सही से टॉक कर लेती है। और हमको इनसे ज्यादा को पते तो नहीं है। नहीं आपकी बात में वजन है। लाओ ओ वजन तोलन दे ओ भाई दानिशवर बानो तू कंडा ला के बैठे। ओ खुदा का वास्ता है, अगर बात में वजन है तो बात के आप ट्रक पे लाद के पहुंचाए हुकूमत तक। और इनसे कहे खुदा के वास्ते हमारी बात सुने, और यकीन माने कलम कलम के मेरा गला बैठ गया है। वो ऐसा गला तो मेरा बड़े मुंडे के वलीमे पे नहीं था बैठा, हालांकि मैंने कुर्सियां भी खुद लगवाई थी। बड़ियां पीछे ले जाओ तो छोटियां आगे करो। लाल कारपेट अगे होना चाहिए, ग्रीन स्टेज ते होना चाहिए। एक एक चीज अपने हथी सजाई सी ते ना गला नहीं सारे बैठा जिन्ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री दा रोना रो के बह गया। भाई जी अगी ना है तुहाडा? अरे जी तुहाडा पूछन दे। मेरा नाम जी गौरी। ते पता है सोम चिड़ी की नाम तुहाडा जी? गौरी। हाँ गौरी। लो ना बदलो भाई, गौरी फिर गौर करना पैंदा है, ते जे गौर करिए तो फिर डर लगन लग पैंदा है। जुनैद साहब एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो हुक्मरान कारोबारी हजरात पे जुल्म और सितम ढा रहे हैं ना, इन तक ये मेरा एक शेर पहुंचा दें। ओए खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। मैंने पता नहीं ये मिसरा पहला कह रहे थे दूजा किसी सियाने को पूछ के उते थले कर लेना। ओ गल समझ आई जे मेरी? लो ओ यार कोई शरियां दी बंदूक फड़ाओ, मैं ते कप ते फैर मार।
नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मेरा ख्याल है साढ़े सरफराज के येन में ये था कि अगर 1 पाउंड के हमारे 200 रुपये मिलते हैं तो हम जो इंग्लैंड में स्कोर करेंगे उस 1 स्कोर का भी हमें 200 स्कोर दे। इसलिए बेचारा इतनी गप मार बैठा। यानी कि हमने 315 किया है तो समझो वो 500 से ऊपर है। जी जी जी। यार जुनैद, ये जो चंद दिन पहले एयरपोर्ट पे वाकया हुआ है ना जी, कातलाना, हाय 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 हाय, इस पे मैं किसी भी बहस को छोड़ के सिर्फ इतना जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि कहीं भी जहां पे सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पे अगर चेकिंग का मसला है तो पहली बात तो ये है कि हुकूमत को बड़ी सख्त चेकिंग करनी चाहिए। और दूसरी जो खास बात हमारे कहने वाली है ना वो ये है कि खुदा वास्ते आवाम भी ऐसे मौकों पे गुस्सा ना किया करे। अगर कोई चेकिंग करता है, या वहां पे मैंने देखा है एयरपोर्ट पे अगर गड्डियां खलार खलूर के वो डिग्गियां शिग्गियां चेक करने की कोशिश करते हैं या पाँव इधर करें जी नीचे दिखाएं को चीज को असला तो नहीं पड़ा हुआ या डैशबोर्ड में, और वहां पे 80% लोग जो है वो नागवारी का इजहार कर रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं। और ये जो थोड़ा जा तगड़ा बंदा होता है वो तो आगे से बहस बूस भी कर लेता है। ये टाइम बेचारे चलो चुप करके मुंह मीट के कर रहे होते हैं। ये नहीं करना चाहिए। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हमें खुद भी कुछ ना कुछ हिस्सा डालना चाहिए। एयरपोर्ट की हद तक तो मेरा ख्याल है कि लोग मतलब ये तलाशी दे देते थे और इस बात पे कम से कम सब्र भी कर लेते थे कि यार ये एक ऐसी मतलब हसास किस्म की जगह है कि जहां पे बहरहाल लाइनें भी लगेंगी। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जब आप लाइनें भी लगाते हो, आवाम को उस तंगी से भी गुजारते हो, उसके बावजूद ऐसे वाक़े का वकूअ पज़ीर हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। और पता ये चला है कि उस वक्त जो एक स्कैनर था वो भी खराब था। खराब था, 2 साल से खराब है। देखो ना, असल बात पिछली हुकूमत ने साल उसे देखा और इस हुकूमत को भी यह साल हो गया। क्या बात है। खुदा आप कभी अब लाहौर एयरपोर्ट पे जाए, वो लारी अड्डे से बुरी हालत है। इतना अजीब सा वो कंजस्टेड हो गया हुआ है, इस कदर रश होता है वहां पे। और नई बाज आते लोग भी, एक बंदा दुबई जा रहा होता है या सऊदी अरब, ना लाइमन 13 बंदे छड़न आए होते। और जेड़ी फूफी कोलों पीड़ी तो उठ के बाथरूम च नहीं जाया जाता, एयरपोर्ट जरूर ना और लाने वाले भी इसलिए ले आते हैं कि हमें फैमिली च लड़ाई ना पड़ जाए। हर बंदा साथ चला होता है। कोई उम्रा करके आता है, पूरी लारी भर के अभी भी आ रहे होते हैं। यार खुदा के वास्ते जाने दे, थोड़ा सा ख्याल करें। जी क्या है आज की खबरें, जरा बताओ मुझे। जी आज की पहली खबर है कि बांग्लादेश के खिलाफ 500 रन बनाएंगे। मैच से पहले सरफराज अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाल मेरे तो डरना नी अड़ियो प्यार ना करना नी। मेरा ख्याल है साढ़े सरफराज के येन में ये था कि अगर 1 पाउंड के हमारे 200 रुपये मिलते हैं तो हम जो इंग्लैंड में स्कोर करेंगे उस 1 स्कोर का भी हमें 200 स्कोर दे। इसलिए बेचारा इतनी गप मार बैठा। यानी कि हमने 315 किया है तो समझो वो 500 से ऊपर है। जी जी जी। तुसी देखो ना जरा कि 500 स्कोर की ख्वाब में छीछड़े जाने दो यार खुदा के वास्ते गालो कर जेड़ी करना। अब असियां तेरियां ग्राउंड च मुकियां नहीं तो 500 स्कोर बना ले। जो लेना देना है वो गल कर तू 500 लेना देना जो तेरे मुंह पे सूट करता है। गौरी जाके दुकान ते कवे के बोस्की दा सूट दे दियो तो बुरी गल नहीं। चलो बोस्की रहने दो, 7 मीटर चेकदार लठा दे दो। जिस बंदे को यही नहीं पता कि लठा चेकदार नहीं, वो अब अगर कहे कि 500 स्कोर बनावांगा, सरफराज ना कर मेरा पुत्र। हाय बाला ने इज्जत रख लिया, राम नाल घर आओ और क्या क़यामत आ गई। ये ठीक कहा था 500 रन, मेरा ख्याल 185 कम बने ना 500। खैर है यार, जान दे यार तेरी मेहरबानी। तेरा क्रिकेट दा शौक अपनी जगह ते इना भी रही ना करे। हद हो गई 500 स्कोर याद है ना। तुसी को घर भी मिस्त्री ला के आए हो कि भाई जी तुसी घर 300 बना लेना तो 200 ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। 500 हो जाए। नहीं सर 500 बना लेना। आप बनानी है भाई जी, ये मिस्त्री
मिस्त्री नहीं लगने। चलो 150-200 बांग्लादेश ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਹਰੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਕੋਰ ਦਾ 4 ਪਾਉਣਾ। अगली खबर बताओ मुझे, इन्होंने निभा जाना। 3000 अरब के असासे जाहिर, मशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं मुश्किल फैसले करेंगे। अच्छा, मुझे ये तो नहीं पता कि हफीज शेख साहब किस किस्म के वजीरे खजाना है, मगर एहो जी आवाज वाला बंदा 4 बंदे च बैठा होवे ना, उथे लड़ाई जरूर होती। खुदा का वास्ता मुश्किल फैसले जनाब उधर होते हैं जहाँ पे पहले मुश्किल ना हो। गरीब बंदा तो पहले मुश्किल में पड़ा हुआ है, उसको को तसल्ली देने की बजाय और ना करो खुदा दा वास्ता जी हफीज शेख साहब, माड़ा बंदा बेचारा बहुत कलपा हुआ है। अमान से आपको पता ही नहीं कि आपकी लोग कितनी तारीफें कर रहे हैं। गलत बात कोई नहीं करनी, फिर पकड़ दकड़ हो जाती। इन्हें तो पीछे भी नहीं आना साडे। पीछे निकल जाते। हाँ जी, पीछे किसी के साथ खड़ा होकर अंग्रेजी बोल रहा हूँ। इट इज वेरी इनह्यूमन, वायलेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट। अगली खबर पढ़ो, छोड़ दो इस बात को। अच्छा जी, बर्तानिया में बैंक डकैती, डकैत ने प्लास्टिक की थैली में केला छुपाकर उसे पिस्तौल जाहिर करते हुए रकम लूट ली। क्या जी, कैसा चितरी वाला डाकू है, यानी केले दी पिस्तौल बना ले। मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर हमारा गोगा वहां पे बैंक मैनेजर होता तो गोगे ने उसकी पिस्तौल छील के खा जाती और कहना था कल 2 नाली बंदूक लेके आना। बल्कि गोगे ने कहना है कि मेरा इहदे नाल कुछ नहीं बनता, कलाशनकोव ले आ, जेड़ी कम ही कम 70 केलियां दा ब्रेस्ट मार। मैं तो ईमान से हैरान हो गया हूँ, कैसा फ्रूट वाला डाकू है यार, केले के साथ जाके बैंक लूट लिया। कल कलान अगर ये दुआना लेके चला गया, इसने तो बैंक उड़ा देना। बाद में पुलिस ने आके देखना है सारे बम्ब दे बी खिल रहे। ये था आज का हस्बे हाल। और चलते चलते हिकमत की बात ये कि आज तक किसी चिराग की रोशनी दूसरे चिराग को रोशन करते हुए कम नहीं हुई, इसलिए खैर बांटते हुए कभी घबराइए मत। वाह। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।